हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं इसमें बीए थर्ड ईयर की कक्षाएं पढ़ा रहा हूं और विभिन्न विश्वविद्यालयों में बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत फिफ्थ सेमेस्टर की कक्षाएं संचालित हो रही हैं और मैं इसमें आप लोगों को फिफ्थ सेमेस्टर से पॉलिटिकल साइंस विषय के अंतर्गत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत सेकेंड यूनिट चल रहा है। आज सेकेंड यूनिट के अंतर्गत प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत प्रत्यायोजन बताने जा रहा हूं। इसके बाद हम थर्ड यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं प्रत्यायोजन की तरफ। प्रत्यायोजन, डेलीगेशन, यह डेलीगेशन क्या होता है? प्रशासन में हमें प्रत्यायोजन की आवश्यकता पड़ती है। लोक प्रशासन के अंतर्गत जो विभिन्न संगठन होते हैं, विभिन्न विभाग होते हैं, विभिन्न निगम होते हैं, तो इन विभिन्न विभागों, विभिन्न निगमों और विभिन्न संगठन के अंतर्गत प्रत्यायोजन की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्यायोजन होता क्या है? प्रत्यायोजन का मतलब होता है सत्ता का हस्तांतरण। सत्ता का हस्तांतरण ही प्रत्यायोजन कहलाता है। सत्ता का हस्तांतरण, जब कोई अधिकारी अपने कार्यों को अपने अधीनस्थों को हस्तांतरित कर देता है तो उसी प्रक्रिया को हम प्रत्यायोजन कहते हैं। यानी कि कर्तव्यों को और उत्तरदायित्व को और अधिकारों का जब एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को हस्तांतरित करता है और उसको कार्य और दायित्व सौंपता है, कार्य करने के लिए, दायित्व पूरा करने के लिए, तो इसी प्रक्रिया को हम प्रत्यायोजन कहते हैं। और यह प्रत्यायोजन है, यह हमें ब्रिटेन के संविधान में देखने को मिलता है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। ब्रिटिश संसद में जब संसदीय कार्रवाई होती है, ब्रिटिश के संसद में जब संसदीय कार्रवाई होती है या विधायी प्रक्रिया होती है, तो उसमें प्रत्यायोजन हमें देखने को मिलता है कि संसद के पास प्रत्यायोजन की आवश्यकता क्यों होती है। संसद के पास विभिन्न अधिनियम बनाने होते हैं, विभिन्न नियम बनाने होते हैं। उसके पास काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में, संसद के पास काफ़ी संख्या में अधिनियम होते हैं, नियम होते हैं और उन नियमों को पारित करना होता है। तो संसद नियमों को बनाने में विलंब करती है, तो इसी विलंब से बचने के लिए संसद क्या करती है? एक कमेटी बना देती है। संसद एक कमेटी बना देती है और किसी विषय पर इस कमेटी को नियम बनाने के लिए, विधि बनाने के लिए सत्ता हस्तांतरित कर देती है। यानी कि संसद क्या करती है? एक कमेटी को अथॉरिटी दे देती है, दायित्व दे देती है कि वह इस विषय पर नियम बनाए। अब जो कमेटी होती है वह उस विषय पर नियम बनाती है। चूंकि संसद के पास ढेर सारे कार्य होते हैं, जनप्रतिनिधियों के पास ढेर सारे कार्य होते हैं, उनको क्षेत्र का दौरा करना होता है, क्षेत्र का विकास करना होता है। तो जब विधायी प्रक्रिया चलती है तो उस विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत जो विधियाँ होती हैं उसको कमेटी को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और कमेटी के जो सदस्य होते हैं वह विशेषज्ञ होते हैं, अपने क्षेत्र के जानकार होते हैं और उस विषय पर वह नियम बनाते रहते हैं, नियम बनाते हैं। जब वह कमेटी नियम तैयार करके दे देती है संसद को, तो संसद उसको चर्चा और परिचर्चा के पश्चात उसको पारित कर देती है। संसद उसको चर्चा और परिचर्चा के पश्चात उसको पारित कर देती है। तो इस तरह से संसद का समय बच जाता है नियम बनाने से। तो नियम बनाने का दायित्व वह किसको दे देती है? वह किसी कमेटी को दे देती है, किसी समिति को दे देती है, किसी संस्था को दे देती है। वह संस्था उसको नियम बनाकर संसद को दे देती है। तो करीब करीब यही प्रक्रिया हर देशों में देखी जा सकती है। अमेरिका में, भारत में, कि संसदीय कार्यवाही में, की संसदीय प्रक्रिया में जब नियम बनाए जाते हैं, उपनियम बनाए जाते हैं, तो चूँकि संसद के पास अधिक समय नहीं रहता है कि उस नियमों पर विस्तार से चर्चा करे, विस्तार से विश्लेषण करे, वह उस विषय को जिस पर नियम बनाना है, कानून बनाना है, वह किसी समिति को हस्तांतरित कर देती है और समिति कानून बनाकर फिर संसद को ट्रांसफ़र कर देती है। तो इसी प्रक्रिया को हम प्रत्यायोजन कहते हैं। तो हमें प्रशासन में भी प्रत्यायोजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जितने अधिकारी होते हैं, जितने उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं, उनके पास ढेर सारे कार्य होते हैं। अधिकारियों के पास कार्यों का भरमार होता है, कार्यों की अधिकता होती है। वह प्रशासन, उनके ऊपर इतना भार रहता है कार्यों का कि प्रशासन अच्छी तरह से संचालित नहीं कर सकते हैं या अच्छी तरह से नियम नहीं बना सकते हैं, उपनियम नहीं बना सकते हैं। तो अपने कार्यों को और
दायित्वों का वह ट्रांसफ़र कर देते हैं किसके अधीन, अपने अधीनस्थों के अधीन। अपने अधीनस्थ के अधीन वह कार्य और उत्तरदायित्व को हस्तांतरित कर देते हैं। तो जब वह कार्य और उत्तरदायित्व को हस्तांतरित कर देते हैं तो यही प्रक्रिया क्या कही जाती है, प्रत्यायोजन कही जाती है। यानी कि यह अधिकारी जो होता है अपने अधीनस्थ को कुछ कार्य सौंपता है और साथ ही यह अपेक्षा करता है कि वह उस कार्य को निश्चित अवधि में पूरा करे या किसी विषय पर नियम बनाने के लिए कहता है तो अधिकारी अपेक्षा करता है कि वह शीघ्रतापूर्वक नियम बनाकर वह हमको दे दे। जब अधिकारी कार्यों को और उत्तरदायित्वों का ट्रांसफ़र करता है अपने अधीनस्थों के अधीनस्थों में ट्रांसफ़र करता है तो इसका तात्पर्य यह नहीं होता है कि इस अधिकारी के सारे कार्य और उत्तरदायित्व समाप्त हो गए हैं। इसके उत्तरदायित्व बने रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी बनी रहती है। यदि इसके अधीनस्थों के द्वारा किसी प्रकार की गलती होती है तो यह अधिकारी की गलती मानी जाती है, न कि अधीनस्थों की गलती मानी जाती है। जैसे कि एक मंत्री गलती करता है या एक प्रशासक गलती करता है तो यह पूरे सरकार की गलती मानी जाती है, कि किसी एक व्यक्ति के या एक पदाधिकारी की गलती नहीं मानी जाती। तो इसी तरह से यह अधिकारी अपने कार्य और दायित्वों का ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की रहती है, अधीनस्थ की नहीं रहती है। तो उच्च अधिकारी के द्वारा निम्न अधिकारी को अपनी कुछ शक्तियां, अधिकार सौंपा जाना ही प्रत्यायोजन कहलाता है। आइए हम देखते हैं प्रत्यायोजन से संबंधित कुछ विद्वानों की परिभाषाओं को। मूने का कहना है, मूने कहते हैं कि प्रत्यायोजन का अर्थ है उच्चतर सत्ता का विशिष्ट सत्ता को सौंपा जाना। उच्चतर सत्ता का विशिष्ट सत्ता को सौंपा जाना, यानी कि जो उच्चतर सत्ता होती है उसको हम विशिष्ट सत्ता को सौंपते हैं, यानी कि अधीनस्थों को सौंपते हैं। इसी तरह से मिलेट कहते हैं, मिलेट का कहना है कि सत्ता के प्रत्यायोजन का अर्थ दूसरे को कर्तव्य सौंप देने से कुछ अधिक है। दूसरे को कर्तव्य सौंप देने से कुछ अधिक है, यानी कि जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को कुछ अपने कर्तव्यों को सौंप देता है तो वही प्रत्यायोजन कहलाता है। न्यूमैन का कहना है कि सत्ता के हस्तांतरण का अर्थ है कि किसी को कुछ करने की आज्ञा देना। सत्ता के हस्तांतरण का अर्थ है किसी को कुछ करने की आज्ञा देना। जैसा कि प्रशासन में विभिन्न अधिकारी होते हैं, जो अधिकारी पद सोपान से बंधे होते हैं, यानी पद सोपानिक प्रक्रिया से गूंथे हुए होते हैं। सबसे ऊपर उच्च अधिकारी होता है, फिर उससे अधीनस्थ होता है, फिर उससे अधीनस्थ होता है, फिर निम्न अधिकारी होता है। तो इस तरह से यह प्रक्रिया चली आती है। तो जब एक उच्च अधिकारी अपने निम्न अधिकारियों को आदेश देता है या निम्न अधिकारियों को कार्य करने के लिए कुछ दायित्वों को सौंपता है तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रत्यायोजन कहते हैं। वहीं हेमैन का कहना है कि सत्ता के हस्तांतरण का अर्थ केवल यह है कि अधीनस्थों को एक निर्धारित सीमा में कुछ करने की सत्ता सौंप दी जाए। प्रत्यायोजन की इस प्रक्रिया के कारण अधीनस्थ अधिकारी अपने उच्च अधिकारी से सत्ता प्राप्त करते हैं, किंतु उच्च अधिकारी के पास सत्ता अब भी मौलिक रूप से बनी रहती है। वह उसे पूरी तरह से नहीं देता है, या पूरी तरह से नहीं त्यागता है। यानी कि हेमैन का कहना है कि जब उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को सत्ता का हस्तांतरण करता है, यही प्रक्रिया प्रत्यायोजन कहलाती है। लेकिन जब सत्ता का हस्तांतरण करता है तो उसके जो उत्तरदायित्व होते हैं बने रहते हैं। उत्तरदायित्व समाप्त नहीं होते हैं बल्कि बने रहते हैं। तो इस तरह से हेमैन ने प्रत्यायोजन की 3 प्रक्रियाएं बताई हैं। पहला है कर्तव्य सौंपना। जो एक अधिकारी होता है, उच्च अधिकारी होता है, वह अपने कर्तव्यों को सौंप देता है। किसको सौंप देता है? अपने अधीनस्थों को सौंप देता है। उसकी जो ड्यूटी होती है वो अपने किसी दूसरे अपने अधीनस्थ को सौंप देता है। यह क्या है? पहली प्रक्रिया है प्रत्यायोजन के संदर्भ में। दूसरी प्रक्रिया है सत्ता प्रदान करना, यानी कि वह केवल कर्तव्य ही नहीं सौंपता है बल्कि सत्ता भी प्रदान करता है। वह अपने अधीनस्थों को यह आज्ञा देता है कि मेरी अनुपस्थिति में ये सब कार्य संपादित हो जाना चाहिए। तो कार्य संपादित कैसे होगा? जब तक उसको सत्ता नहीं प्राप्त होगी, जब तक उसको अधिकार नहीं प्राप्त होंगे, जब तक उसको साधन नहीं प्राप्त होंगे, जब तक उसको शक्ति नहीं प्राप्त होगी, तब तक एक निम्न अधिकारी
कार्यों को पूरा नहीं कर सकता है। तो इस तरह से सत्ता में तीन चीज़ें निहित होती हैं, तीन चीज़ें निहित होती हैं। साधन, पहला साधन निहित होता है, दूसरा अधिकार निहित होता है, राइट मीन्स और राइट निहित होता है, और तीसरा शक्ति निहित होती है, यानी कि पावर निहित होती है। ये तीन चीज़ें निहित होती है। तो वह कर्तव्यों को सौंपता है, कर्तव्यों के बाद सत्ता को सौंपता है, और सत्ता के पश्चात वह उत्तरदायित्व को भी सौंपता है, उत्तरदायित्व की रचना करता है, यानी कि उत्तरदायित्व को भी वह सौंपता है अपने अधीनस्थों को, यानी कि रिस्पांसिबिलिटी वह किसके ऊपर डालता है, अपने अधीनस्थों के ऊपर डालता है, कि उसके अधीनस्थों की ये रिस्पांसिबिलिटी है कि वह अमुक कार्य को पूरा करे। तो इस तरह से उसके अधीनस्थ जो होते हैं वह भी रिस्पांसिबल होते हैं, और उच्च स्तर पे जो उच्च अधिकारी होता है वह भी रिस्पांसिबल होता है, यानी कि अधीनस्थों को अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना होता है, अधीनस्थों को अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना होता है। तो इस तरह से प्रत्यायोजन के अंतर्गत शक्ति का ट्रांसफर होता है, सत्ता का ट्रांसफर होता है, और साधन का ट्रांसफर होता है। यदि हम साधनों को न सौंपें, अपने अधीनस्थों को साधन न दें, तो वह कार्य को नहीं कर सकते हैं। यदि पावर न दें तो भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं, या विधियां नहीं बना सकते हैं। कुछ भी बनाना हो, प्रत्यायोजन में दोनों चीज़ें समाहित होती हैं, एक कार्य को किया जाना और दूसरा विधियों का निर्माण करना, नियम निर्माण करना, या निर्णय लेना, या फिर नीति निर्माण करना। ये सारे कार्य प्रत्यायोजन के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। एक उच्च अधिकारी अपने कार्यों को अपने अधीनस्थों के अधीन सौंपता है, या नीति निर्माण, यानी कि किस प्रशासन के क्षेत्र में किसी प्रकार की नीति की आवश्यकता पड़ती है, नियम बनाने की जरूरत पड़ती है, तो जो उच्च अधिकारी होता है वह एक कमेटी बनाकर, या जिस विषय से संबंधित होती है उस विषय के विशेषज्ञों से राय लेकर, या उस विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर उनको दायित्व सौंप देता है कि वह इस विषय पर नियम का निर्माण करे। तो यही प्रत्यायोजन होता है। प्रत्यायोजन के कारण क्या होते हैं, आइए हम प्रत्यायोजन के कारणों को देखते हैं, यानी प्रत्यायोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसमें पहला कारण है कि कार्यों के अतिभार के कारण प्रशासन के ऊपर या संसद में कार्यों का अतिभार होता है, यानी बहुत अधिक कार्य होते हैं, बहुत अधिक कार्य संपादित किए जाने होते हैं। जैसे संसद को पूरा देश देखना होता है, पूरे देश के लिए विधियां बनानी होती हैं, पूरे देश के लिए योजनाएं बनानी होती है। तो ऐसे में संसद समय की कमी के कारण संसदीय समिति बनाती है, और संसदीय समितियों को कार्यभार सौंप देती है, नीति निर्माण का कार्यभार सौंप देती है। और वह संसदीय समिति जो होती है, यानी कि विभिन्न कमेटियां जो होती हैं, नियम निर्माण संबंधी कमेटी जो होती है, वह कमेटी नियमों को बनाकर फिर संसद के हवाले कर देती है, संसद को सौंप देती है, संसद उसको फिर पारित कर देती है। तो कार्यों के अधिभार के कारण संसद को प्रत्यायोजन की आवश्यकता होती है। या प्रशासन में भी देख सकते हैं, विभिन्न विभाग होते हैं, विभिन्न निगम होते हैं, विभिन्न संगठन होते हैं, इनमें भी इनका जब कार्यों का विस्तार होता है, यानी कि कार्यों का जब बहुत अधिक विस्तार हो जाता है, तो कार्यों के विस्तार के कारण जो उच्च अधिकारी होता है उसके ऊपर अतिभार हो जाता है, कार्यों का अतिभार होता है, नियम बनाने का अतिभार होता है, तो वह शीघ्रता से नहीं बना सकता है। तो नियम को शीघ्रता से बनाने के लिए, कार्यों में शीघ्रता लाने के लिए वह अपने कुछ शक्तियों को ट्रांसफर कर देता है, किसको, अधीनस्थों को कर देता है। तो कार्यों के अतिभार के कारण भी प्रत्यायोजन की आवश्यकता होती है, या जो प्रशासक होता है वह उसको बहुत अधिक क्षेत्र देखना होता है, ढेर सारे विभाग देखना होता है, इसलिए वह अपनी शक्तियों का कुछ पार्ट में बंटवारा कर देता है, विभिन्न विभागों को या अपने अधीनस्थों को बंटवारा कर देता है कि वह इस विषय पर कार्य करें या इस विषय पर नीतियां बनाएं। क्योंकि जो नियम निर्माण का कार्य होता है वह विशेषज्ञों का होता है, विधि विशेषज्ञों का होता है, और या फिर किसी प्रकार के कार्य संपादित कराने होते हैं, तो यह तो वह कार्य के प्रकृति के आधार पर जो विशेषज्ञ होते हैं उन विशेषज्ञों का होता है। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र के अंतर्गत डॉक्टरों की राय ली जानी चाहिए, या डॉक्टरों की एक समिति बना देनी चाहिए कि वह अपने विषय पर कानून का निर्माण करे। इसी तरह से शिक्षकों के संबंध में या शिक्षा के संबंध में शिक्षाविदों की राय ली जानी चाहिए, या शिक्षाविदों को कमेटी में स्थान दिया जाना चाहिए, और ऐसा होता भी है। तो उस विषय के जो जानकार होते हैं उन जानकारों से तो उस विषय के जो जानकार होते हैं उन जानकारों को कमेटी में रखा जाता है, और उन विशेषज्ञों को
स्थान दिया जाता है। चूँकि विशेषज्ञ जब नियम बनाएंगे तो वह नियम काफ़ी परिपक्व होंगे, काफ़ी सफल होंगे, इसलिए विशेषज्ञों के द्वारा कार्य लिया जाता है। इसलिए प्रत्यायोजन में विशेषज्ञों से राय लिया जाता है और विशेषज्ञों को कार्य और दायित्व सौंपे जाते हैं। कार्यों के विस्तार के कारण जब किसी संगठन के कार्य और क्षेत्र में बहुत अधिक विस्तार हो जाता है, उसके विभिन्न विभाग हो जाते हैं, उसके कार्य क्षेत्र बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में संगठन अपने उप विभागों के संबंध में विभिन्न नीतियां बनाता है और यह जो नीतियां बनाता है, इस नीतियों को संगठन का जो प्रमुख होता है वो सारी नीतियों का क्रियान्वयन नहीं कर सकता है, सारे कार्यों को संपादित नहीं कर सकता है। इसलिए वह अपने अधीनस्थों को या विभिन्न विभागों को या उप विभागों को कुछ कार्य और उत्तरदायित्व दे देता है, या नियम बनाने की शक्ति दे देता है, कार्य करने की शक्ति दे देता है, योजना बनाने की शक्ति दे देता है और उन योजनाओं को फिर वह क्रियान्वित कर देता है। तो इससे संगठन में कुशलता आती है, पारदर्शिता आती है, सभी लोगों को ट्रेनिंग मिलती है, कार्य करने की ट्रेनिंग मिलती है, नियम बनाने की ट्रेनिंग मिलती है, समस्याओं से सामना करने का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। तो इस तरह से विभिन्न लाभ होते हैं। जब कार्य प्रकृति में अंतर होता है तब भी प्रत्यायोजन की आवश्यकता होती है। जैसे कि चिकित्सा के संबंध में चिकित्सा परिषद की स्थापना की जानी चाहिए, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, इसी तरह से उद्योग के क्षेत्र में विभिन्न कार्य के प्रकृति में जब अंतर होते हैं तो उस विषय का जो स्पेशलिस्ट होता है उसी को नियम बनाने के लिए या कार्य करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। क्योंकि संसद या प्रशासक सभी क्षेत्रों की जानकार नहीं होते हैं, सभी मामलों की जानकार नहीं होते हैं, सभी विषयों की जानकार नहीं होते हैं, इसलिए उनको विभिन्न विषयों पे नियम बनाने के लिए या विभिन्न विषयों के लिए कार्य करने के लिए विशेषज्ञों की ज़रूरत पड़ती है और यह विशेषज्ञ उनको अच्छी राय दे सकते हैं या अच्छी राय देते हैं। तो कार्य की प्रकृति में अंतर के कारण भी प्रत्यायोजन की आवश्यकता पड़ती है। योजनाओं का शीघ्रता से क्रियान्वयन, जो सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं या प्रशासक के द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं, तो इन योजनाओं का शीघ्रता से क्रियान्वयन हो, इसके लिए यह अपने अधीनस्थों को कार्य और उत्तरदायित्व सौंप देते हैं। तो इन विभिन्न कारणों से प्रत्यायोजन की आवश्यकता पड़ती है और प्रत्यायोजन के द्वारा जो उसके अधीनस्थ अधिकारी होते हैं वह भी प्रशिक्षित होते रहते हैं, उनको भी ज्ञान और कुशलता मिलती रहती है, वह भी नए नए ज्ञान से परिचित होते हैं और फील्ड में जाकर वह कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं और वह सफल हो सकते हैं। तो इस विभिन्न कारणों से, और इसके अलावा सरकार के पास या प्रशासक के पास समय का अभाव भी होता है, इसलिए उस कार्यों को शीघ्रतापूर्वक पूरा करने के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी विभिन्न विभागों को या अपने अधीनस्थों को सौंप देते हैं। तो इसके कारण प्रत्यायोजन की आवश्यकता पड़ती है। आइए अब हम देखते हैं प्रत्यायोजन के प्रकार। प्रत्यायोजन कितने प्रकार का होता है। पहला है सरल प्रत्यायोजन, सिंपल डेलीगेशन। सिंपल डेलीगेशन क्या होता है, जब किसी एक ही संगठन में एक उच्च अधिकारी अपने निम्न अधिकारी को कार्य और शक्तियां सौंपता है तो वह सरल प्रत्यायोजन होता है, यानी कि यह एक ही संगठन के अंतर्गत होता है। जब एक उच्च अधिकारी अपने निम्न अधिकारी को, अधीनस्थ अधिकारी को कार्य और शक्तियां सौंपता है तो यह सरल प्रत्यायोजन होता है। विशिष्ट प्रत्यायोजन क्या होता है, जब एक प्रशासक किसी विशेषज्ञ को कार्य करने के लिए कुछ विशिष्ट कार्यों को सौंपता है, किसी विशेषज्ञ को कार्य करने के लिए किसी विशिष्ट कार्य को सौंपता है या किसी निश्चित कार्य को सौंपता है या निश्चित विषय पर विधि बनाने की शक्तियां सौंपता है, तो वो विशिष्ट प्रत्यायोजन होता है। यानी कि कुछ स्पेशल वर्क होता है या स्पेशल लॉ होता है या स्पेशल वर्क होता है, उस संबंध में कार्य करने के लिए अपने अधीनस्थ को वह सौंप देता है। कार्य और उत्तरदायित्व यानी कि कुछ सत्ता प्रदान कर देता है, यानी कि उस विषय पर कार्य करने के लिए सत्ता प्रदान कर देता है। तो यह विशिष्ट प्रत्यायोजन कहा जाता है। पूर्ण या आंशिक प्रत्यायोजन, जब एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को अपने सारे उत्तरदायित्व को सौंप देता है, सारे कार्यों को सौंप देता है, तो वह पूर्ण प्रत्यायोजन कहा जाता है। जब कुछ कार्यों को सौंपता है तो वह आंशिक प्रत्यायोजन कहा जाता है। औपचारिक व अनौपचारिक प्रत्यायोजन, जब एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को औपचारिक यानी कि लिखित रूप से या सूचना के माध्यम से या प्रतिवेदन के माध्यम से उसको कार्य और शक्तियां हस्तांतरित करता है, तो वह
औपचारिक प्रत्यायोजन कहा जाता है। यानी कि जब एक उच्च अधिकारी लिखित रूप से अपने अधीनस्थों को आदेश देता है उस विषय पर कार्य करने के लिए या कार्य को पूरा करने के लिए, तो उसको औपचारिक प्रत्यायोजन होता है। और वहीं जब एक अधीनस्थ के वहीं अनौपचारिक प्रत्यायोजन क्या होता है, जब एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को मौखिक रूप से आदेश देता है कार्य करने के लिए या मौखिक रूप से सत्ता का हस्तांतरण करता है, तो वह अनौपचारिक प्रत्यायोजन कहलाता है। जैसे कि किसी क्षेत्र का डीएम नहीं है, तो उसका कार्य कौन देखता है, उसके कार्यों को कौन संपादित करेगा, एडीएम करेगा। इसी तरह से जो मुख्य अधिकारी होता है वह अपने अधीनस्थों को कार्य सौंपकर चला जाता है, यानी कि मौखिक रूप से सौंपकर चला जाता है। लेकिन तो मौखिक रूप से कार्य सौंपकर चला जाता है, तो इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जितने विषय आते हैं उसी विषय पर यह कार्य करता है। यह उच्च अधिकारी के समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं करता है, बल्कि कुछ ही अधिकारों का, कुछ ही उत्तरदायित्वों का, कुछ ही सत्ता का निर्वहन करता है। तो यह अनौपचारिक प्रत्यायोजन कहलाता है। पार्श्विक प्रत्यायोजन क्या होता है? यह पार्श्विक प्रत्यायोजन यानी कि जब एक उच्च अधिकारी अपने समरूपी उच्च अधिकारी को आदेश देता है या निर्देश देता है या कार्य और शक्तियां सौंपता है, यानी कि अधीनस्थ अधिकारी अपने समकक्ष अधिकारी को कार्य और शक्तियां सौंपता है, तो वह पार्श्विक प्रत्यायोजन कहा जाता है। जैसे कि एक एसडीएम है, वह छुट्टी पे जाता है, तो वह किसी दूसरे क्षेत्र के एसडीएम को कार्य और शक्तियां सौंप देता है, तो वह क्या है, पार्श्विक प्रत्यायोजन होता है। वह पार्श्विक प्रत्यायोजन होता है, यानी कि अपने अधीन एक जो उच्च अधिकारी होता है वह अपने समकक्ष अधिकारी को ही कार्य और शक्ति का हस्तांतरण करता है, सत्ता का हस्तांतरण करता है। अधोगामी प्रत्यायोजन वह होता है कि जब एक उच्च अधिकारी अपने निम्न अधिकारी को सत्ता का हस्तांतरण करता है। उच्च अधिकारी अपने निम्न, जैसे कि डीएम ने एसडीएम को कर दिया, डीएम ने सत्ता का हस्तांतरण किसको किया, एसडीएम को कर दिया, तो यह अधोगामी प्रत्यायोजन कहलाता है। आइए अब हम प्रत्यायोजन के लाभों को देखते हैं। प्रत्यायोजन से लाभ क्या होते हैं? लाभ बेनिफिट क्या मिलता है प्रत्यायोजन से? प्रत्यायोजन से पहला बेनिफिट यह मिलता है कि इससे समय की बचत होती है। जो उच्च अधिकारी होता है या जो संगठन होते हैं, ये इन संगठनों के पास कार्यों का अधिभार होता है, तो इससे कार्यों के अधिभार से बचने के लिए अपने कुछ कार्यों को यह दूसरे को सौंप देते हैं या कुछ सत्ता को दूसरे को सौंप देते हैं, और इससे संगठन जो है वो प्रभावशाली आधार पर कार्य करता है। और दूसरा, प्रत्यायोजन के अंतर्गत निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जाता है और इसको प्रभावशाली आधार प्रदान किया जाता है, जो कि पारस्परिक सहायता उत्पन्न करता है, पारस्परिक सहयोग उत्पन्न करता है, जो अपने अधिकारियों के बीच पारस्परिक सहयोग को उत्पन्न करता है। तीसरा लाभ यह होता है कि जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं वह प्रशिक्षण प्राप्त करते रहते हैं, प्रशासन का प्रशिक्षण प्राप्त करते रहते हैं, नियम निर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त करते रहते हैं, नीति निर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त करते रहते हैं, कार्यों को किस तरह से संपादित किया जाए इसका प्रशिक्षण प्राप्त करते रहते हैं। इसके अलावा उनको यह भी अनुभव मिलता है कि एक उच्च अधिकारी के द्वारा कैसे कार्य किए जाते हैं, तो ये विभिन्न लाभ होते हैं। और इसके अलावा प्रत्यायोजन जो है यह लोगों के पदोन्नति में सहायक होता है। पदोन्नति में कैसे सहायक होता है? प्रमोशन में, क्योंकि उनको अनुभव होता है, ज्ञान होता है, इसलिए उनका प्रमोशन आसानी से हो सकता है। और इस प्रत्यायोजन के द्वारा प्रशासन को नीति निर्माण में काफ़ी समय लगता है, इसलिए समय के अभाव के कारण वह नीति निर्माण की प्रक्रिया को दूसरी संस्था में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इसके अलावा जो अधीनस्थ होते हैं उनमें कार्यकुशलता आती है। प्रत्यायोजन के द्वारा जो अधीनस्थ होते हैं उनमें कार्यकुशलता आती है, वह कार्यों को शीघ्रता के साथ करना सीखते हैं और प्रशासन में भ्रष्टाचार की संभावना कम हो सकती है। प्रत्यायोजन के द्वारा प्रशासन में भ्रष्टाचार की संभावना कम हो सकती है। सभी लोग नियम निर्माण में, नीति निर्माण में, कार्यों के संपादन में भाग लेते हैं, सत्ता के प्रयोग में भाग लेते हैं, इससे प्रशासनिक कुशलता आती है। तो इन विभिन्न कारणों से प्रत्यायोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि यह प्रत्यायोजन क्या है। प्रत्यायोजन क्या है, यानी कि
सत्ता का हस्तांतरण ही प्रत्यायोजन है। किस सत्ता का हस्तांतरण? जब एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को कुछ कार्य सौंपता है, कुछ शक्तियां सौंपता है कार्य करने के लिए, तो वही क्या होता है? वह प्रत्यायोजन होता है। और वह अधीनस्थ अधिकारी उच्च अधिकारी के दिशा निर्देशों का पालन करता रहता है, उसके कार्य और उसके द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करता रहता है, या अगर नीति निर्माण के संबंध में कार्य सौंपे जाते हैं, अगर नीति निर्माण के संबंध में कार्य सौंपे जाते हैं तो उन विषयों पर नीति निर्माण करता रहता है और फिर उसको दे देता है। परंतु उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से उच्च अधिकारी की ही होती है। वह केवल सुगमता की दृष्टि से, कार्य की सुविधा की दृष्टि से, समय के अभाव के कारण अपने कार्यों का ट्रांसफ़र वह अपने अधीनस्थों को कर देता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने संगठन के सिद्धांत को समाप्त किया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को यूनिट 3 पर ले चलूँगा, मुख्य कार्यपालिका। मैं बताऊंगा कि मुख्य कार्यपालिका क्या है, इसके कार्य क्या हैं, यह कितने प्रकार की होती है। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।